नमस्ते। इस समय देश में सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे पर, जिस परिघटना पर लोग चर्चा कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं, वह आगामी 2024 के आम चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों, बैठकों, गठबंधनों के बीच जो भी सियासी हलचल हो रही है, इस घटना कोई भी जागरूक, सजग नागरिक इस पर निगाह बनाए हो। जो सत्ता पक्ष और उसकी विचारधारा के पक्ष के लोग हैं, वे सारे लोग भी अपने ढंग से नज़र बनाए हुए हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष के लोगों की इस बात पे नज़र है कि सत्ता पक्ष को नहीं मिल रहा है। हम कैसे उसको किस रणनीति, किस एजेंडे, किस मुद्दे पर घेर सकते हैं और एक व्यावहारिक रणनीति बनाकर कैसे हम 24 के चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। इसको लेकर के आज और कल का दिन बहुत अहम है। और आप भी नज़र बनाए हुए होंगे कि आप इस चैनल तक और यहाँ तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि नज़र आपकी भी है कि 24 के चुनाव को लेकर के क्या-क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ी घटना तो यही हो रही है कि आज मुंबई में 2 बैठकें एक साथ आज और कल के बीच में होंगी। एक तरफ देश के तमाम विपक्षी दल इंडिया गठबंधन बना करके बिहार और उसके बाद बंगलौर में 2 बैठकें करके 1-2 पार्टियों को और जोड़ के 26 की संख्या को 28 करके किसी नए नारे, नए लोगो के साथ, यानी जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया, ऐसे एक स्लोगन के साथ और कुछ बुनियादी एजेंडे पर सहमति बनाने, रणनीति बनाने के लिए एक तरफ मुंबई में बैठक कर रहा है और चल रही है वो बैठक, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। और गौरतलब है कि चंद दिनों पहले प्रधानमंत्री का एक राज्यसभा में भाषण हुआ और प्रधानमंत्री जी ने अकेले बाएं हाथ से वो सीना ठोक करके कहते हैं, एक अकेला सब पर भारी है। और व्यवहारिक रणनीति के तौर पर ये कहता कहा भी जाता है कि जो भी बीजेपी में चुनाव जीतता है वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से ही जीतता है। और नरेंद्र मोदी एक करिश्माई व्यक्तित्व बन चुके हैं, लार्जर देन पार्टी, लार्जर देन आइडियोलॉजी, लार्जर देन आरएसएस, ये सब कुछ बन चुके हैं। एक एक चर्चा अंदर में चलती रहती है। किसी भी राज्य का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव या नगर पालिका परिषद, वहां तक भी नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं और जीत रहे हैं, हार भी नहीं। अब ये दिलचस्प बात ये है कि जब राज्य में चुनाव होता है, तो यही भारतीय जनता पार्टी राज्य के नेतृत्व में कौन उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, ये नहीं बताती है। और आज की बातचीत का एक एक बिंदु सबसे महत्वपूर्ण जिस पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। सत्ता पक्ष और उसके पक्ष के लोग इंडिया गठबंधन को किस एक मुद्दे पर सबसे पहले घेर रहे हैं। भई आपके पास चेहरा कौन है? हमारे पास तो नरेंद्र मोदी हैं। ये मीडिया वाले भी कई बार पूछ देते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी पे, कि इधर तो नरेंद्र मोदी है, आपकी तरफ कौन है? इस बात का एक जवाब ये देना चाहिए इंडिया गठबंधन को कि प्रधानमंत्री पद पे आपके पास एक चेहरा है, तो आप लगातार ये चेहरा दिखाते हैं, चेहरा पूछते हैं कि आपके पास कौन चेहरा है? और चेहरे वाली बहस में सारे विपक्षी खेमे को खींच कर ले आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आप मजबूत हैं। एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के चेहरे वाली जगह पर फिलहाल थोड़ी लीड लिए हुए है। 2 बार उनके चेहरे पर चुनाव जीत चुकी है और कई बार जिस कैंडिडेट को कोई नहीं भी जानता है कि अमुक विधायक को टिकट मिल गया है, अमुक सांसद को टिकट मिल गया है, कौन है वो? कांग्रेस से आया है कि भ्रष्टाचारी है, ईडी सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी जॉइन कर लिया है या जो है कोई पुराना कार्यकर्ता को किनारे करके पैसा देकर खरीद लिया है टिकट, कोई इस बात पर बहस नहीं करता। और वोट डालने के लिए सब लोग ये कहते हैं कि मोदी जी को वोट देना है, तो हमारे प्रधान प्रधान को जिताओ, हमारे विधायक को जिताओ, हमारे सांसद को जिताओ।
यहाँ बीजेपी एक नैरेटिव सेट किए हुए है। तो विपक्षी खेमे को लगातार इस नैरेटिव पर घेरती है कि आपके पास चेहरा कौन है? और बीच-बीच में से कुछ सुबगाहट उठाई रहती है कि एक बहस चला दो कि आपके पास कई चेहरे हैं तो फिर ये सारे चेहरे लड़ेंगे। जैसे ममता बनर्जी, फिर एक अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी के किसी नेता ने कह दिया कि सीएम तो भई अरविंद केजरीवाल को होना चाहिए। तब तक सपा की एक व्यक्ति ने कह दिया कि हमारे अखिलेश यादव को होना चाहिए। तब तक उधर से कोई बोल दिया कि राहुल गांधी को होना चाहिए कांग्रेस। ये भी शुरुआत हो ही रही थी और एक खबर ये आने लगी इंडिया के बनने तब से, तो ऐसी कोई हड़बड़ी किसी के मन में नहीं है और ना कोई इस तरह की रेस बनी हुई है। लेकिन मीडिया में इम्प्लांट खबरें हो जाती हैं। एक तो ये बात। जैसे 2 दिन पहले हम लोग भी इस भ्रम में आ गए कि जब ये खबर आई कि बसपा और अकाली दल भी गठबंधन में शामिल होकर के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बातचीत कर रहे हैं, तब तक मायावती जी का ट्वीट आ गया और उन्होंने क्लियर कर दिया, कोई ऐसे गठबंधन नहीं होने वाला। और फिर वो हमारा जो सूत्र मीडिया में खबरों के ज़रिए चल रहा था, वो धराशायी हो गया। बहरहाल, फिर भी एक विमर्श बीजेपी लगातार चलाना चाह रही है कि चेहरा कौन? तो एक सवाल का जवाब इंडिया गठबंधन के लोगों को इस तरह से पूछना चाहिए। जैसे बहुत शातिर जवाब तो वो दे रहे हैं कि नहीं भाई उनके पास एक ही चेहरा है, उसको 10 साल लोग आज़मा चुके हैं, वो अमुक-अमुक जगह पर फेल हो चुका है, इस चेहरे में ये कमियाँ हैं। हमारे पास तो मल्टीपल ऑप्शन है। हमारे पास तो बहुत सारे अनुभवी लोग भी हैं, नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बेहद अनुभवी लोग हैं, तो हमारे पास अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे अनुभव के साथ-साथ अ, जोश और जुनून वाले भी लोग हैं, तो ये एक एक बयान चल रहा है कि हमारे पास तो ढेर सारे चेहरे हैं और असल में हम चेहरे पर नहीं, एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये एक सवाल और पूछे कि मान लो हरियाणा में चुनाव हुआ, बीजेपी का चेहरा बताई थी क्या कि मुख्यमंत्री पद के ये चेहरे होंगे? महाराष्ट्र में होगा तो कौन चेहरा होगा और उसके बाद बिहार में होगा बंगाल में होगा तो कुछ चेहरा घोषित करके बीजेपी ने कोई कोई प्रदेश का चुनाव लड़ा है क्या? क्योंकि वहां उनके चेहरे में कोई है ही नहीं। वहां अंत में आकर के कौन बिठा दिया जाता है, जो बिठाया जाता है उसको भी कई बार पता नहीं होता। जैसे उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव घोषित ही नहीं था। अब ये बात अलग है कि जहां एक बार सरकार बन गई है, वहां उस चेहरे को बार-बार दिखाया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश में। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि विपक्षी खेमा आज के इंडिया गठबंधन के बैठक में जो एक स्लोगन रेज़ करता है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इस स्लोगन के ज़रिए वो एक मैसेज देना चाहते हैं। जैसे स्लोगनिंग होती है ना, बहुत हुई महँगाई की मार, अब की बार हमारी सरकार, स्लोगन चले थे ना, वो बेच रहे हैं भारत को मैं चैन से कैसे सो जाऊँ, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूँगा। बहुत प्यारा नारा था। और अंत में पता चला कि कुछ भी बिकने से बचा नहीं। मतलब इस बार तो लंबी बहसें हुई हैं कि बैंक, रेलवे और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बिक गई। यानी फिर भी नारे कई बार वोट को प्रभावित करते हैं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन प्रभाव तो पैदा करते हैं। इंडिया गठबंधन भी अब एक स्लोगन के लिहाज से एक काम कर रहा है कि हम भारत जो बिखर रहा है और एक मैसेज इसमें है, लोगों के बीच लड़ाई कराने का आरोप, सांप्रदायिक ताकतें, जातिवादी ताकतें, गरीबी-अमीरी की खाई, शिक्षित और अशिक्षित की खाई, देश में बाकी राज्यों को आपस में उलझाना, इससे जो बँटा हुआ इंडिया है, इसके लिए उन्होंने स्लोगन दिया कि जुड़ेगा इंडिया, तो जीतेगा इंडिया। इस तरह की चाल विपक्षी गठबंधन बहुत शातिर ढंग से कामयाबी के साथ चल रहा है। गठबंधन में एजेंडा क्या होगा, किन मुद्दों पर आम राय बनकर के कोई एक साझा न्यूनतम सहमति कार्यक्रम बनता है, इस पर हम लोग आगे 1-2 दिन बाद अगर जैसे ही खबर मीडिया में आ जाएगी कि ये अमुक समझौते हुए हैं, इस पर बात करेंगे। चेहरे को लेकर के एक दिलचस्प बात, स्लोगन पर काम होगा, एजेंडे पर काम होगा और बातचीत वाली जैसे एक बड़ा अच्छा खबर अभी आई कि अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि अखिलेश यादव इसकी रेस में नहीं है। जयंत चौधरी से सुबह-सुबह जब एएनआई ने बयान लेना शुरू किया कि भई आपके तो पिताजी दादाजी प्रधानमंत्री थे, पिताजी बड़े मंत्री कैबिनेट मंत्री रहे, तो आप भी चेहरा हैं। जयंत चौधरी ने बहुत स्पष्ट ढंग से कह दिया कि नहीं भाई किसी रेस में नहीं है। कांग्रेस की तरफ से एक अंडर करंट ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी या कोई कांग्रेस का व्यक्ति होड़ लगा करके कि नहीं हम कन्वीनर बनेंगे, हम चेहरा बनेंगे, ऐसे कोई बयान उनकी तरफ से नहीं है।
आम आदमी पार्टी की तरफ से खामोशी है। लेकिन कई बार होता है ना कि झगड़ा लगाया जाता है, तो मीडिया बैठ कर के वो झगड़ा लगाया, अरे लड़ गया गठबंधन, टूट गया गठबंधन, बिखर गया गठबंधन। ये तो खबरें चलेंगी क्योंकि आत्मविश्वास को भी कमज़ोर करना और लड़वाना भी है। लेकिन एनडीए गठबंधन के भीतर क्या चल रहा है, इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। कौन-सा कोई एजेंडा बन रहा है, कोई कार्यक्रम बन रहा है या वही एक अकेला सब पर भारी। तो जब सब पर भारी अकेला था ही, तो 38 के गठबंधन की क्या ज़रूरत थी? जिनमें तो बहुत सारे के पास तो सांसद ही नहीं है। इस तरह से इंडिया गठबंधन कुछ जगहों पर तो एनडीए गठबंधन से लीड लेता दिख रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर उसे अभी ठोस काम करना बाकी है। और इस मीटिंग में उम्मीद है कि वो ठोस काम होते हुए दिख रहे हैं। वैसे सूत्रों से खबर आ रही कि थोड़ी भाई लोगो बनेगा और चीज़ें बनेंगी। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि कन्वीनर कौन बनेगा? संयोजक कौन बनेगा? अध्यक्ष कौन बनेगा? इसको लेकर के इस बैठक में कयास लगाए जा रहे हैं। और जिन 2 नामों पर बाहर खबरें आ रही हैं, एक नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे का और दूसरा नाम है नीतीश कुमार का। माना ये जा रहा है कि अध्यक्षता वरिष्ठता के लिहाज से, बड़ी पार्टी के लिहाज से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ जाएगी और ये कयास है कि ऐसा होगा कि नहीं, हम देखेंगे कल तक। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का संयोजन संयोजन करने संयोजक के पद पर नीतीश कुमार की दावेदारी की खबरें मीडिया में आ रही हैं। अगर अगर ऐसा होता है तो इस बात का विश्लेषण करना आज बहुत ज़रूरी है और आज की वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारतीय हैं। उत्तर भारत तक उनकी छवि बन रही है कि जब से वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो वो कोई कमज़ोर अध्यक्ष नहीं बने, वो मजबूती से निर्णय लेते हुए, सक्रिय राजनीति में भागीदारी करते हुए, बैठकें करते हुए दिख रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे की सामाजिक पृष्ठभूमि दलित परिवार से आती है। और इस देश में एक मैसेज अगर चला गया कि अब तक इस देश का कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है। हालाँकि ज़्यादा बढ़िया मेरे हिसाब से इसका एक बड़ा अच्छा विकल्प होता अगर बसपा प्रमुख मायावती इंडिया गठबंधन में आती और ऐसा कोई भी रणनीति सबकी सहमति से बन पाता, वो इस चुनाव को बदल कर रख देता। इतना बड़ा कद आदरणीय मायावती जी। लेकिन अब इस पर कभी और विश्लेषण करेंगे कि क्या रणनीति बनाकर मायावती जी और उनकी बसपा ने ये कदम उठा लिया है, कांग्रेस भाजपा एक है, दोनों गठबंधन एक है, सब एक तरफ से एक हैं, भ्रष्टाचारी हैं और अकेले हम लड़ेंगे। मतलब इतने बड़े-बड़े गठबंधन में अकेले नहीं लड़ जो एक अकेला सब पर भारी है, 56 इंच सीने की बात करके दुनिया में लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, वह भी गठबंधन करके लड़ रहे हैं। तो वो क्या कमज़ोर हैं? तो इस पर कभी अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि बहुत बड़े चेहरे के रूप में मायावती जी हो सकती हैं। और अगर वो चुनाव के करीब आते हैं, हो सकता है एक रणनीति हो कि भाई ईडी, सीबीआई तुरंत इस तरह से ना करे, कार्यकर्ताओं में एक आत्मविश्वास की कमजोरी ना हो, क्योंकि बसपा का कार्यकर्ता ना कैडराइज़ होता है। वो अपने नेता का बहुत सम्मान करता है। वो अपने कैडर में जो अगर जुनून में आ जाए, तो वो अपने नेता को अर्श से फर्श पर बिठाने की क्षमता रखता है। हो सकता है कि चुनाव नज़दीक होते हुए बना रहे हैं। भले ही अभी कठोर बयान आ रहे हैं कि नहीं अलग है। एक तो ये बात। जब तक बसपा इसमें शामिल नहीं है और जब तक उनका आज का फैसला है कि हम नहीं शामिल हो रहे, ऐसे वक़्त में मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत बड़ा चेहरा बनकर के इंडिया गठबंधन की मजबूती का आधार बन सकते हैं और पूरे देश के दलित समुदाय के बीच एक संदेश देने में कामयाब हो सकते हैं कि इस देश में अगर दलित कोई इतना बड़ा चेहरा बन जाए, मान्यवर कांशीराम के सामने एक ऑफर किया था भाजपा ने कि हम आपको राष्ट्रपति बनाएँगे। मान्यवर कांशीराम ने कहा कि अगर बनाना है तो प्रधानमंत्री बनाओ, राष्ट्रपति में क्या रखा है? इस तरह से भारतीय राजनीति में जो कुछ एक जगह बची है, जहाँ से एक बहुत बड़ा खेल खेला जा सकता है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे की दलित पृष्ठभूमि और एक अनुभवी राजनेता की है। इसलिए यह जो एक नाम उभर रहा है, यह जो एनडीए के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है और संयोजक के पद के लिए नीतीश कुमार का नाम। अब यहाँ से एक समीकरण समझें। नीतीश कुमार उनके भी साथ रह चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार मूलतः समाजवादी आंदोलन की पैदाइश वाले श्रृंखला के नेताओं में सबसे शानदार कद रखते हैं। बेहद सौम्य, बेहद सहज, बेहद मधुर भाषा, बेहद निष्पक्ष तटस्थ वाली एक छवि, कोई विवादित बयान नहीं, कोई विवादित
काम नहीं, ये अलग बात है कि मतलब उनकी अपनी शैली है करने की। नीतीश कुमार इस कद से उन्होंने एक लंबा शासन प्रशासन का अनुभव नीतीश कुमार के पास है। दूसरा, नीतीश कुमार एनडीए में भी रह चुके हैं, तो उधर का भी उनका बहुत सारा खेल पता है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार उस पिछड़े वर्ग के समुदाय से आते हैं, जिसका दावा करके गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कभी इस देश को अपनी जाति नहीं बताई थी। लेकिन 13 में आकर के उन्होंने जब ये बताया कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, 19 के चुनाव के पहले फिर बयान आया कि मैं पिछड़े समुदाय में अति पिछड़े समुदाय का हूँ। और उसका फायदा ओबीसी वोटर जब शिफ्ट हुआ है, और उसमें भी खासकर अति पिछड़ा समुदाय, तो वो जो एक वोटर शिफ्ट हो गया, और उसकी आबादी मंडल कमीशन कह रहा है कि 52% है ओबीसी। अगर नीतीश कुमार चेहरा बनाएगा, तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के लिए ओबीसी वोटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, याद रखिएगा तमिलनाडु और केरल और आंध्रा को मैं एड्रेस करते हुए बोल रहा हूँ, केवल उत्तर प्रदेश और बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसलिए इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का नाम बहुत मजबूती से आ रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, अगर इन लोगों पर कोई ऐसा निर्णय सामने आता है बंबई की बैठक के बाद, तो ये वाकई जुड़ेगा भारत, तो जीतेगा इंडिया टाइप की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो। बाकी कुछ छोटे बातें हैं, मसलन कुछ कमेटियां बनाई जाएंगी कि प्रचार के लिए कौन सी कमेटी बनेगी, उसका एक संयोजक होगा और उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे। सोशल मीडिया और मीडिया हैंडलिंग के लिए कौन सी कमेटी बनेगी, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से एक साझा जो समझदारी होगी, साझा बयान होगा, उसे बहुत समझदारी के साथ व्यवस्थित तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया में रखे, उस कमेटी को लेकर के बातचीत होने वाली है। कैंपेन कमेटी को लेकर के निर्णय लिए जाने हैं, और उसके साथ साथ आपसी तालमेल के लिए कि भाई एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी। इस तरह की कई कमेटी बना करके ये गठबंधन इस बैठक में अपनी रणनीति, अपने ढांचे को व्यवस्थित और मजबूत करने की कोशिश करता हुआ दिखेगा। तो कल हो सकता है, कल तक कुछ खबरें और आ जाएं कि इसमें क्या क्या हुआ, और इससे फिर देखना होगा कि कैसे कैसे लोगों को जोड़ा गया है, और सबको सबकी जगह दी जाए और सबको जोड़ा जाए। आखिरी में, आज की बैठक और कल की बैठक में निगाह बनाए रखने के लिए आपके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। मुद्दा क्या होगा? सीटों के बंटवारे का। नीतीश कुमार का बयान याद है, आप बिहार में उन्होंने कहा कि हम चल रहे हैं, हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। देखिए, बड़ा बहुत व्यवस्थित रणनीतिक तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता काम कर रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उसकी तरफ से अभी कहीं आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी जब से ये तीनों बैठकों का दौर शुरू हुआ। क्योंकि हड़बड़ी या अहंकार टाइप का दिखे कि हम सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी हैं, ऐसा कोई बयान आप राहुल गांधी की छवि को देखिए, उनके जेस्चर को रीड करिए, आपको लगेगा कि बहुत हम्बल ढंग से वो काम करना चाह रहे हैं। नहीं भई अच्छा आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। ये बहुत बड़ा एक रणनीतिक काम हो रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने एक लफ्ज़ भी कभी नहीं बोला। नीतीश कुमार को पत्रकार बार-बार पूछते रहे, "आप बनेंगे, आप बनेंगे?" उन्होंने कहा, "हमको व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं चाहिए, हम तो सबको जोड़ने में।" लेकिन एक बात जो नीतीश कुमार ने वहाँ इशारे की, अब सीटों पर कुछ राय ऐसी बना ली जाए कि अब काम पर लग जाए, कि किस राज्य में कितनी सीटें कहाँ, कौन, कैसे। इस पर नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि यह काम अगर साध लिया गया और सीटों के बँटवारे को न्यूनतम मतभेदों के साथ, क्योंकि देखिए भाई, झगड़े होते हैं, बहुत स्वाभाविक है, इसमें दल लगे हैं। वो झगड़े, मुझे लगता है कि सब जानते भी हैं ना कि भई लड़ाई होगी, उत्तर प्रदेश में कौन कितनी सीटें लेगा, लड़ाई होगी। लेकिन फिर भी अगर सब साथ बैठ रहे हैं तो इसका मतलब लड़ाई के रास्ते निकलने। चाहे तेजस्वी यादव और लालू यादव का ये बयान कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमारा इंडिया का एजेंडा जीतेगा, चाहे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के बयान कि हम ऐसी तानाशाह सरकार को के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, चाहे एक बहुत संजीदगी भरा बयान इंडिया गठबंधन की तरफ का था, कि चुनाव किसी के खिलाफ किसी को हराने के लिए नहीं है। जयंत चौधरी है बोले, चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव। तो ये 3 चरण के
काम है जिस पर आपको भी निगाह रखनी है इंडिया गठबंधन पे। मेरा मानना है कि ये जो कन्वीनर और प्रेसिडेंट वाला मामला, दूसरा एजेंडा वाला मामला और तीसरा शीट फिलिंग वाला मामला, अगर ये तीनों निपट गया, तो वह नारा जो आज लगा है, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया, मुझे लगता है इस दिशा में एक ठोस रणनीतिक कदम उठेगा और यह रणनीतिक कदम एनडीए गठबंधन के सामने चुनौती पेश करेगा और यह चुनौती इनको महसूस हो रही है और मजाक कहें या गंभीरता से शिवसेना नेता हो या ममता जी, उन्होंने कहा ना कि अभी तो 2 बैठक हुई और ₹200 सिलेंडर का दाम घट गया। 1 और बैठक और होने दीजिए, अभी तो क्या-क्या होगा। इसका मतलब ये है कि दूसरे खेमे में बेचैनी बढ़ रही है। जिस दिन इंडिया की बैठक पहले से प्रस्तावित थी, उसी दिन वो भी बैठ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा ये लड़ाई किस दिशा में जाएगी। आपको बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे आगे बढ़ाएँ, जुड़ें और अपनी टिप्पणी ज़रूर साझा करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।